जो भी हो अंजाम। ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। सूप हंसे तो हंसे, छलनी क्या हंसे जिसमें 72 छेद। अग्नि परीक्षा देनी होगी कांग्रेस को, भाजपा में मनोनीत को चुनौती देना बर्दाश्त नहीं। लंबे समय से वेंटिलेटर के सहारे जिंदा कांग्रेस पार्टी को फिर से चुस्त दुरुस्त करने के लिए पार्टी के उम्रदराज कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए खत से पार्टी में खलबली भले ही नहीं मची, मगर प्रमुख प्रतिद्वंदी आलोचक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हलचल जरूर मच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आक्रामक तेवरों के साथ कांग्रेस पर आंतरिक लोकतंत्र विहीन वंशवादी पार्टी होने के आरोप की रिकॉर्डिंग बजानी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की कमान ज्यादा समय तक नेहरू गांधी परिवार के हाथों में होने के कारण कांग्रेस को अक्सर परिवार संचालित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद नई कांग्रेस पार्टी की कमान 51 सालों में से 7 साल छोड़कर गांधी परिवार के हाथों में ही रही है, जिससे कांग्रेस और वंशवादी पार्टी होने का आरोप एक हद तक सही लगता है। मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टियों से कम लोकतांत्रिक है। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, वे वंशवादी सिद्धांत की स्वाभाविक लाभार्थी है। इनका राजनीति में पदार्पण ही इसीलिए हो पाया कि ये गांधी परिवार की बहू बेटा है। सोनिया गांधी ने 1998 में रक्तहीन आघात में सीताराम केसरी की जगह ले ली थी। फिर भी सोनिया ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए कम से कम चुनाव लड़ने की परंपरा को निभाते हुए नेतृत्व को चुनौती देने वाले वरिष्ठ नेता जितेंद्र प्रसाद को पराजित कर दिया था। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार बनने पर जितेंद्र प्रसाद के पुत्र जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की बागडोर देने के लिए चुनाव कराने की परंपरा है। साथ ही पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र भी जिंदा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रमुख आलोचक प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर नजर डाली जाए तो स्पष्टतः दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं कराया गया है। 2014 में राजनाथ सिंह का अध्यक्षीय कार्यकाल खत्म होने पर अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष की बागडोर इसीलिए नहीं सौंपी गई थी कि उनका कोई बड़ा जनाधार था या वे कोई लोकप्रिय नेता थे, बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अमित शाह का राजनीतिक सफर विवादास्पद और दागदार है। अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया कि उनके प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी से करीबी रिश्ते हैं। गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह तत्कालीन कार्यकाल में एक दूसरे के राजदार भी हैं। 2019 में जयप्रकाश नड्डा को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए नहीं बनाया गया कि वे भी कोई लोकप्रिय नेता हैं या उनका कोई बड़ा जनाधार है, बल्कि जयप्रकाश नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया कि वे पार्टी की नैया को हिचकोले नहीं देंगे। इतना ही नहीं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे सशक्त दावेदार भाजपा के फाउंडर मेंबर में से एक लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेडक्वार्टर नागपुर के हेडगेवार भवन में लिया गया था। इसके लिए पार्टी के भीतर कोई चुनाव नहीं कराया गया था। इतना ही नहीं, विरोध दर्ज करने पर लालकृष्ण आडवाणी को लूप लाइन मार्गदर्शक मंडल में डालकर साफ संकेत दे दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी में थोपे हुए को चुनौती देना ना तो कभी सहा गया है, ना सहा जा रहा है और ना ही सहा जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1970 के दशक में जनसंघ के कद्दावर नेता बलराज मधोक जब अटल आडवाणी जोड़ी के खिलाफ खड़े हुए तो पार्टी से ही गायब कर दिए गए। इसी तरह एक समय पार्टी का थिंक टैंक कहे जाने वाले गोविंदाचार्य ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा कहा तो उनसे पार्टी के सारे पद छीन लिए गए। 2014 में अटल आडवाणी की भाजपा अवसान होने और मोदी शाह की भाजपा का उदय होने के बाद से तो उन समस्त नेताओं को एक एक कर व्यवस्थित तरीके से हटा दिया गया, जिनका कभी भी जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराव रहा है। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर सकता है? क्या पिछले 6 सालों में पार्टी में ही किसी ने भी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बहस की? देखा जा रहा है कि भाजपा पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व खोते हुए व्यक्तिवादी होकर पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन हो गई है। यह सच है कि कांग्रेस में वंशवादी नेतृत्व है, परंतु आज भी वह भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोकतांत्रिक है। यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस में शीर्ष पद एक ही परिवार के लिए आरक्षित सा होकर रह गया है, जबकि भाजपा में पार्टी प्रमुख पद पर सभी को अवसर मिला है, परंतु भाजपा का अपना एक राजनीतिक सुप्रीमो है जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। देश के बाकी राजनीतिक दलों के तो कहने ही क्या है। अधिकतर पार्टियों ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के बुरे गणों को आत्मसात कर लिया है। लगभग सभी पार्टियां परिवारों की जागीर हैं और पार्टी से ज्यादा एक गिरोह में तब्दील हो चुकी है। किसी भी पार्टी में विरोधी सुर को सहन नहीं किया जाता। यहाँ तक कि सामाजिक एवं राजनीतिक मंथन के बाद बनी राजनीतिक पार्टियां भी परिवार संचालित इंटरप्राइजेज पार्टी बन गई हैं। दक्षिणपंथी पार्टियां तक आंतरिक बहस और प्रमुख पदों पर चुनाव को लेकर प्रतिकूल है। भारत में पार्टी के भीतर किसी भी विरोध को विभाजनकारी और पार्टी टूटने का जोखिम माना जाता है। इसीलिए जब डर ही बुनियाद हो तो क्या पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को वाकई अपनाया जा सकता है? इस कारण कहा जा सकता है कि भारतीय संदर्भ में राजनीतिक पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की धारणा ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक भावना की सच्ची परीक्षा तो तब होगी जब कुछ महीने बाद प्रस्तावित सेशन में वास्तविक रूप में अध्यक्ष और कार्य समिति का चुनाव होगा। कटनी से लेखक अश्वनी बड़गया, अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।